बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया था, है ना। अब इसकी दो ही चीज़ रह गई हैं, एक वन शॉट और दूसरा आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे जैसा कि पता चला। तो पहला पीछे तक के तो गए थे, 1/6 वाले तक के तो 1/6 हो गया था। ये बच रहा था आपका, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप। तुम्हारे पास स्कूल बैग है, टांग के लाए हो, लाओ एक बैग दिखाओ, दिखाता हूँ भैया कैसे होता है। अब देखो, बिल्कुल भैया जी, इतना भारी बैग उठा के दे रहा है, उठा सकते हो तो उठा लो, हैं पता नहीं क्या क्या भर के लाता है इसमें। ये देखो ध्यान से देखो, इसमें फुटबॉल है, इसमें फुटबॉल है। तुम स्कूल के बाद सीधा घर जाते नहीं जाते? देखो कैमरे में पकड़ा गया है बच्चा। ये ऐसे पड़ी हुई है बहुत दिनों से। अच्छा ऐसी पड़ी हुई है, नहीं हवा तो सही लग रही है बेटा इसमें, मिलता भी है ना। बेटा ट्यूशन के बाद सीधा घर जाया करो, कपड़े भी हैं। और अगर अंदर ज्यादा गया तो और भी बहुत सारी चीजें देख लूँ आगे क्या है। नहीं बेटा मैं पर्सनल चीज़ों में हाथ नहीं मारता। वो तो नहीं है डिब्बी, अंदर से गोल्ड फ्लैग निकल रही है। तो उससे बैग चेक बेटा, आज तेरा बैग चेक करूँगा क्लास के बाद। अच्छा सुनो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कंधे पे आने वाली स्ट्रिप ये है, ये आती है कंधे पे। ये वाली स्ट्रिप तो आती नहीं है ना। ये वाले स्ट्रिप देखो नॉर्मली क्या है, चौड़े हैं। नॉर्मली क्या है, चौड़े हैं। और ये वाली स्ट्रिप कैसी है, पतली है। तो जो स्ट्रिप का ये वाला पोर्शन है, ये चौड़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बेटा इससे प्रेशर कम हो जाता है। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चौड़े का मतलब एरिया ज़्यादा कर दिया, जब एरिया ज़्यादा करे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है बेटा। और ये वाला अगर यहीं से टांग हो गया तो तुम्हें पता पड़ जाएगा वेट लेकर, भैया ये जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा लगाएगा। तो जो थिन और स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होगा उसको अगर मैं कंधे पे टांगने लगा तो मेरे कंधों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और इसकी वजह से मुझे दिक्कतें होंगी। तो प्रेशर को कम करने के लिए जो बैग बनाए जाते हैं वो चौड़ी स्ट्रिप के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी? बता दिया था, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स एंड द फेनोमेना ऑफ दिस फोर्स इज नोन एज बायोंसी। है ना, फेनोमेना बायोंसी है, फोर्स तो बायोंट फोर्स, वो फेनोमेना बायोंसी है, ये लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? भाई किसी भी चीज़ की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी से ज़्यादा हुई तो वो डूबेगी, किसी भी बॉडी की डेंसिटी पानी से कम हुई तो वो तैरेगी। तो वाई का आंसर मिल गया। क्यों ये रहेगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? बेटा आप सुनो मेरी बात एक ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिलाऊंगा और एक चीज़ याद दिला देना कि जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है और अगर टाइम पे खत्म होती है तो सर आपको लिफ्ट वाला केस पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिख के रख देता हूँ, अगर टाइम पे खत्म हुई तो मैं आप लोगों को आज लिफ्ट वाले केस भी बताऊँगा। ठीक है, सुनो, लिफ्ट में वेट ऊपर नीचे क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि मास हमें पता चला 42 kg वेइंग मशीन पे। देखो इसने बोल रखा है कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। अब सुनो, जो आपके पास बेटा वेइंग मशीन होती है ना, जिस पे आपके पास यहाँ पे मास ये कैलिब्रेट है, ये एक्चुअल में वेट कैलिब्रेट नहीं करती, ये आपके मास को ही कैलिब्रेट करती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ग्रेविटी तो आपके ऊपर लग रही है, जो डिज़ाइन करी जाती है, इट इज डिजाइन टू वे योर मास। आपका वेट नहीं बताती, मास बताती है, और तो जी की मल्टीप्लाई जाती है इसलिए आपका वेट आता है। वेल एक चीज़ और सुनिए आप यहाँ पर, आपके पास एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रू वेट। क्या बोलते हैं? ट्रू वेट। ये बराबर होता है बेटा किसी भी चीज़ का एपरेंट वेट प्लस अप थ्रस्ट। अब सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, अब सुनो होता क्या है, जो ट्रू वेट होता है वो एक्चुअल में एपरेंट वेट प्लस अप थ्रस्ट होता है, लेकिन जो मशीन हमें वेइंग मशीन दिखाती है वो हमारा हमें एपरेंट वेट दिखाती है। तो जो हमें एपरेंट वेट दिखाती है 42 किलो अगर उसने मुझे दिखाया है तो मुझे क्या उसने ट्रू वेट दिखाया होगा? नहीं, क्योंकि मैं जब खड़ा हूं तो नीचे से एयर ने एक अप थ्रस्ट मारा होगा,
एयर ने ऊपर की तरफ मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, तो जो मेरा जो एक्चुअल वेट आ रहा है, मैं कौन सा वेट नाप रहा हूँ अपना एपरेंट वेट। जो एपरेंट वेट हो जाएगा वो क्या होगा, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट, ये आएगा अब एपरेंट वेट। तो जो मेरा एक्चुअल वेट, ये जो मेरे को मशीन में मेजर हो रहा होगा, वो क्या मेजर हो रहा होगा, एपरेंट वेट, यानी कि 42 kg क्या है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट हुआ ना। तो जो मेरा एक्चुअल वेट होगा वो 42 किलो से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आया, क्योंकि जो उस समय पर मैं देख रहा हूं वो एपरेंट वेट है, उसमें मैंने क्या नेगलेक्ट कर रखी है, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट को नेगलेक्ट किया गया है ना, क्योंकि जो ट्रू वेट होता है वो एपरेंट वेट और अपथ्रस्ट को होता है, लेकिन जो वेइंग मशीन हमें दिखाती है वो कौन सा वेट दिखाती है बेटा, हमें एपरेंट वेट दिखाती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चल नेक्स्ट है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality which one is heavier? Can you say which one is heavier and why? तो बताओ बेटा कौन सी ज्यादा होगी, आयरन का बैग या फिर कॉटन का बैग, कौन सा हैवी होगा, आयरन का बैग। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन असलियत इक्वल, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। सुनो ध्यान से क्या होता है एक्चुअल में। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट तो यही आएगा, पर इसमें सुनो, आयरन का बैग जो है, जो आयरन है 100 किलो का कॉटन है, 100 किलो का आयरन, 100 किलो का कॉटन, पहली बात तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर अपथ्रस्ट भी ज़्यादा एरिया पे लग रही होगी। 100, अब ये कहानी आ गई ना, ट्रू वेट 100 किलो नहीं है, वो एपरेंट वेट 100 है, तो उसमें अपथ्रस्ट का आप नेगलेक्ट कर रहे हो। भाई आयरन के 100 किलो मान के चल लो, इतने पे एरिया पे आएगा, यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रही होगी, भाई जितना एरिया है उस पर तो अपथ्रस्ट लगेगी। कॉटन 100 किलो का मतलब मिल जाएगा, कॉटन बड़ा होगा पहले, इस पे अपथ्रस्ट पहली बात तो ज्यादा लगती है, इस पे अपथ्रस्ट भी ज्यादा लगती है, कॉटन पे अपथ्रस्ट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से जो वेट होगा वो किसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयरन, कॉटन का ज्यादा। समझ में आया, तो इसलिए अगर 100 किलो का वेट है ज्यादा तो आपके पास आंसर क्या आता है, कॉटन का वेट ज्यादा होता है। 100 किलो का अगर फिर तो बात नहीं बनेगी, कंप्रेस करके सेम उसमें फिर तो बात नहीं, फिर तो बराबर सेम एरिया अगर कर देते हैं तो बराबर, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी का एग्जांपल, तो हमने उस दिन कर ही लिया था, मुझे अच्छे से याद है। एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तरीका बता रखा है मैंने, पहले नॉर्मल फोर्स लिख लेंगे, F = Gmm/r², ये 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग F2, ये हो जाएगा Gmm/, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस, ये मैं सारा करा चुका हूँ क्वेश्चन को, तो ये कितना हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, अपॉन में डिवाइड हो रहा है तो ये टर्म कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, Gmm/r/2 का, तो 2 का स्क्वायर 4/r²। अभी देखो Gmm/r² क्या आ गया, F1 आ गया, तो F2 कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ F, तो फोर्स क्या होगी, 4 होगा। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मास, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। बेटा सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट फॉल होता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी नहीं होती, उसमें जो कहानी होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उस पर फोर्स की बात नहीं होती, उस पर किसकी बात हो रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास चाहे कुछ भी हो, साइज चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, मैंने आपको करके दिखाया था, वैक्यूम बनाया था क्लास में, याद है ना, कॉपी और पेज से कौन पहले गिरा, तो कुछ भी हो हमारे पास, जो पहले गिरेगा वो क्या होगा, दोनों सेम ही होंगे, चाहे हैवी मास हो चाहे कम मास हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह पर सेम है इस पूरे अर्थ में, तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, इसलिए चाहे भारी मास हो चाहे हल्का मास हो, दोनों किस रेट पे गिरते हैं, सेम रेट पे गिरते हैं, क्योंकि छोटा g हर जगह पर सेम है, ये फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलो का ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ अर्थ इतना, रेडियस ऑफ अर्थ कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F = तकिया बना रखा है, बताओ इसका किसने बनाया है, ऐसे काम भी करने लगा। डस्टर अच्छा खासा था, इसका सरफेस एरिया ज्यादा मिटाता था, समझना कहानी को देख, इसमें भी साइंस
अब तूने साइंस ही नहीं पढ़ता, अब तूने सरफेस एरिया कम कर दिया, मुझे फोर्स ज़्यादा, मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है। तो डस्टर कौन सा बढ़िया होता है? जिसका सरफेस एरिया बड़ा, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। क्या पढ़ रहा है तू? हैं? चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Gmm/r²। बेटा G की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 की पावर -11। मास कितना दे रखा है बेटा? एक मास अर्थ और 1 kg, तो 6 अर्थ का 6 में 10 की पावर 24 और दूसरा 1 kg का होगा, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 10 की पावर 6 मीटर, इसका स्क्वायर। राइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर। तो 1 किलो का मास कितना फोर्स लगाता है इस अर्थ पर? 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाता है। ठीक है, जब आप इस सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी। सॉल्व कैसे करते हैं तुम्हारा डाउट था? पावर्स को देखो बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करो, पहले इसको खोल लो। इसको खोलने के लिए ज़्यादा पंगे मत करो, इसको ऐसे करो। 6.4 इंटू 6.4 10 की पावर 6 था, उसका स्क्वायर था 10 की पावर 12। बेटा पहले 10 की पावर को सॉल्व करो, पहले इसे सॉल्व करो 10 की पावर को, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 10 की पावर -12 हो गया। कितना आ गया? 10 की पावर -11 और 10 की पावर -12, 10 की पावर -23, 10 की पावर -23 टू 10 की पावर 24, ये हो गया। और अपॉन में क्या बचा? 6.67 इंटू 6, 6.4 इंटू 6.4, ये तो बच गया लगभग 10, ये तो लगभग 10 बच गया। 6.4 से 6.6 ऑलमोस्ट 1 भाग गया, इससे गया 0.9 समथिंग, 0.98। वो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.8 इंटू 10 की पावर, ये तो कट गया ना, वहीं आ गया 0.98 इंटू 10 आएगा। 23 और 24 तो वहीं बचा ना, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा? पहले 10 की पावर सॉल्व कर लो, उसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा। इसके केस से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं हमेशा? 10 की पावर को आप पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, तरीका समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम फोर्स? कहने का मतलब है कि अर्थ और मून पे अगर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक दूसरे को अपने पास खींच रहे होंगे। राइट, तो बच्चे ने आंसर दिया कि सर ऑब्वियस सी बात है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ के मास ज़्यादा होने की वजह से अर्थ मून को ज़्यादा तेजी से खींच रहा होगा। लेकिन ये आंसर गलत है बेटा। अगर ये आंसर आपके कहीं पे लिखवाया गया है तो उस आंसर को काट दें, मैं तो पक्का काटूंगा बेटा। इसका आंसर है जो फोर्स आती है वो दोनों की बराबर है। रीज़न सुनो, ये देख लो, रीज़न देख आपके सामने। क्या मून और अर्थ की डिस्टेंस बदल जाएगी बेटा? कहीं बदल जाएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं बदलेगी, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? डिस्टेंस तो सेम रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं निकालता हूँ मून और अर्थ। ये मास ऑफ मून मान लेता हूँ, ये मास ऑफ अर्थ मान लेता हूँ। पहला केस ये अर्थ का मान लिया, ये मास ऑफ मून मान लिया। दूसरा केस क्या मान लेता हूँ? बड़े एम को अर्थ कर लेता हूँ, छोटे एम को मून। क्या ये कभी चेंज होंगे मास ऑफ अर्थ? क्या डिस्टेंस इसमें चेंज होगी? तो बेटा क्या इनका फोर्स कभी चेंज होगा? तो फोर्स क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। बस अंतर क्या रहता है सुनो, तो आंसर क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये चंदा मामा हैं जो कि अर्थ की किसी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, तो ये जो मून है ये भी अर्थ, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगती है? सेंट्रल फोर्स अराउंड द सेंटर लगती है, और इनके बीच में कहीं पर एक नल पॉइंट होगा। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये यहाँ पर इसको अर्थ खींच रही होगी इसको इधर से, और मून भी इसको इस तरफ खींच रहा होगा। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा बेटा? बिल्कुल बराबर होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अगर अर्थ मून को इस तरफ खींच रहा है तो मून अर्थ को इस तरफ खींचे, ऑपोजिट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है अगर दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो फिर जो अर्थ है ये मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती जब फोर्स इक्वल है? इसमें आपका आंसर आ जाएगा मास। इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि जो फोर्स होता है वो सर एम ए के भी इक्वल होता है। अब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू वेरी इंक्रीज इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? काफी स्लो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अभी अगला क्वेश्चन है बेटा, वो भी मतलब या फिर एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन, आपकी बात सारी समझाऊंगा। तो जब उसका फोर्स तो कांस्टेंट रखना है, उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन देखो, मास और इन्वर्स रिलेशन है, m इज इक्वल्स टू f बाय a हो गया।
मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, और इसीलिए अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसी के ऊपर बात थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। यही कर रखा है F1 ये, F2 में ये कर रखा है, बस एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है, डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, F = 2gm, तो F2 = 2m। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्या रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। वैसे मैं ये सारे एग्जांपल के दौरान करा चुका हूं आपको ड्यूरिंग क्लास में। अगर डिस्टेंस एक बार डबल कर दिया और एक बार ट्रिपल कर दिया, तो पहला फोर्स ये डिस्टेंस को डबल कर दिया 2r हो गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 4r+2। तो ये कितना आ गया g/, ये तो ये 1/4 टाइम्स अगर डबल करेंगे। ट्रिपल करेंगे तो 2r की जगह पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 3r हो जाएगा बेटा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, g/r² का F1 लिखा और ये 1/9, तो F2 कितना हो जाएगा। समझ में आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। ये केस है, r तो यही हो गया, इसको भी 2m कर दिया, इसको भी 2m कर दिया, 2 2 जा 4, तो F = 4 gm/r² हो जाएगा बेटा। gm/r² का आप कह सकते हो F1, तो ये 4 टाइम्स F1 हो जाएगा, यानी कि अगर दोनों का मास डबल कर लेंगे तो हमारे पास नया फोर्स क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट, समझ आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी समझाया था मैंने कुछ दिन पहले। पहला, मून अर्थ के चारों ओर घूम रही है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, सोलर सिस्टम चल रहा है, आप धरती से जुड़े हुए हैं, टाइड आ रही हैं, उठ रही हैं, बढ़ रही हैं, ये सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशंस हैं, लिख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, नहीं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है 9.8। बेटा, ये नहीं पूछा, होती क्या है ये पूछिए, वैल्यू नहीं पूछी। यूनिफॉर्मली चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ये तो कहानी समझाई थी तुम्हें, हिंदी में समझाते हैं। जब इस बॉडी को, फ्री फॉल का मतलब ये, जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, देखो हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज, मैंने आपको बोला था यहाँ पे कम वेलोसिटी जैसे से नीचे जा रही है, बढ़ रही है, तो हर टाइम यूनिफॉर्मली नहीं बोलूंगा, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एवरी टाइम when object falls under the effect of gravity only is called acceleration due to gravity। ये तो वैल्यू बताई गई है, हाँ, जिसको आप फ्री फॉल के नाम से जानते हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल से एक लाइट का बॉडी का नीचे आना, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एंड फिर उसके बाद लिख देना, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, उस फोर्स क्या बोलेंगे जो ग्रेविटी नहीं वेट जो एक ऑब्जेक्ट और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में लग रही है, हमारा वेट ही तो है। ये अभी निकालना है F = mg, F = mg, तो वो वेट ही होता है, W = mg। ठीक है। नेक्स्ट है अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर इंस्ट्रक्शन। याद है मैंने कराया था, कौन कौन गए थे, मैंने 2 बच्चे जयंत और मान मैंने भेजा था ना, तो लड़ाई हो गई थी इनमें। तो क्या होता है, जो पोल पे रेडियस क्या होता है वो बढ़ जाता है, पोल पे रेडियस क्या होता है बढ़ जाता है, और इक्वेटर पे रेडियस कम होता है। तो अगर इक्वेटर पे रेडियस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है, वेट बढ़ जाएगा, लेकिन जो वेट पोल पे होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो दोनों एक दूसरे की बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे। समझ में आ गया नहीं कहानी क्यों होगी भाई। पोल का मैंने आपको बताया था नई चीज कि जो अर्थ है वो इलेप्टिकल है और उसका जो हमारे पास पोल पे रेडियस है वो कम है, इस पे ज्यादा है। उल्टा बता दिया मैंने शायद, है ना। हाँ, तो इक्वेटर पे जो है रेडियस क्या है, ज्यादा है, और पोल पे क्या है, कम है। तो जब इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो अगर ये इक्वेटर मान लेते हैं तो रेडियस ज्यादा हो गई तो फोर्स क्या है कम, तो वेट क्या है कम, लेकिन पोल पे क्या आएगी, ज्यादा आएगा वेट। तो अगर किसी ने पोल पे सोना लिया होगा तो वो अगर अर्थ इक्वेटर पे आके नापेगा तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे एक दूसरे से। वैसे बेचे अपन पोल पे, मुझे मुझे क्या पता, तू ही गया था इसके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, समझ में आ गया बेटा। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled? बताया था मैंने, करके भी दिखाया था आपको, ऊपर चढ़ के करके दिखाया था मैंने।
जब उसको मैंने बॉल बना दिया और नीचे गिरा दिया था तो जल्दी आई थी, और एरिया उसका ज़्यादा था नॉर्मल शीट का, तो उस पर एयर, दोनों चीज़ लिखो, सरफेस एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से उस पर एयर रेजिस्टेंस भी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एरा, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। ठीक है भैया, वेट ऑन मून तो क्या होता है 1/6 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 10, राइट, ये तो ये आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वेट ऑन मून हो जाएगी। लेकिन वेट ऑन अर्थ कितना होता है बेटा, जो वैल्यू दे रखी है ना इसको 9.8, मैंने आपको बताया था मास है, वो तो मास दे रखा है, इंटू जी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा वेट 98। क्लियर है, तो वेट ऑन अर्थ कितना आ जाएगा आपका 98 न्यूटन। और व्हाट इज द वेट 10 kg ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे भी बेटा हम लोगों ने 98 की मल्टीप्लाई, ये 1/6 98 होगा मल्टीप्लाई, 10 kg का नहीं होगा 98, क्योंकि W की टर्म से निकाल रहे हैं ना सारी चीज़ें, तो 1/6 इंटू 98 ही करना। ठीक है ना, हाँ 16 पॉइंट जो भी आएगा उतना वेट आएगा। हाँ वेट निकालना है, मास नहीं निकालना। मास तो 1/6 इंटू 10 सही था हमारा आंसर, वेट पूछा। क्लियर है डिफरेंस दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। देखो मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, साइन कन्वेंशन बता रखे हैं। मैंने कहा था अलग अलग बुक से मत पढ़ना, एक ही चीज़ कर लेना, और जो मैंने बताई है अगर आप उसे याद रखोगे तो जनरली अधिकतर आपके सवाल बन जाएंगे। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी उसका u पॉजिटिव, उसका h पॉजिटिव, लेकिन g हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये कहानी बताई थी। अब बॉल को ऊपर फेंका है, क्या बोला है, अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकली ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो आपको u कितना दे रखा है प्लस 49 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पे गया होगा तो v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा मैक्सिमम हाइट पे। आपसे हाइट पूछी, फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा बेटा, 2gh इधर आ जाएगा, तो 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास u कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh, और u दे रखा है ना h पूछा है सर, तो h u स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा, तो h कितना आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g, u कितना दे रखा है 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर देना, कितना आंसर आ रहा है बेटा 120 पॉइंट कुछ आ रहा है, 120 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है वो तुम देख रहा मीटर। ठीक है, ऊपर फेंका है इसलिए h पॉजिटिव आया। ठीक है, आंसर अपने आप सही आएंगे अगर साइन कन्वेंशन सही रखोगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक काम करो, ऊपर तक पहुंचने की हाइट हमें पता ही है s, तो यहाँ लगा दो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये लगाओगे या छोड़ो इसे ना, इतना टाइम क्यों कंज्यूम करना। हाँ वेरी गुड सर, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt लगा देंगे, v तो 0 है मैक्सिमम हाइट के लिए, v तो सर हमारे पास 0 है, इज इक्वल्स टू u कितना दे रखा है सर 49 माइनस g की वैल्यू 10 ले लें 9.8, t आ जाएगा 5 सेकंड, ये आ जाएगा 9 5 45, 5 से कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, नहीं सर 5 ही आ रहा है। चलो ठीक है 5 ही तो आ गया। ठीक है, तो 9.8 t इज इक्वल्स टू 49, यहाँ से t कितना आ गया 5 सेकंड। लेकिन रुक जाओ, ये कहानी कहाँ तक है ऊपर तक, क्योंकि मैंने क्या बोला है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो ये टाइम ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक के लिए बोला गया है। नीचे आने में क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 10 सेकंड। समझ में आया ना, तो ये कहानी की गलती मत कर देना। तो टोटल टाइम इट टेक्स कितना आ रहा है आंसर 10 सेकंड ही दे रखा है, पीछे 10 ही दे रखा है ना, बस तो 10 सेकंड है, तो समझ में आ गया होगा। ऊपर की जर्नी 5 सेकंड की, बेटा इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, जो ऊपर जाता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट मतलब ऊंचाई पे चढ़ना, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। ये है हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब उतार, ये होता है चढ़ाव, एसेंट चढ़ाव, डिसेंट उतार। ठीक है, टोटल टाइम होता है, हाँ टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टी टोटल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट टावर ऑफ हाइट 19.6। इसे हटा दूं। देखो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको याद हो मैं मोशन के टॉपिक में करा चुका हूँ सारे, है ना। जितने ये क्वेश्चंस हैं ये हम लोग सारे कर चुके हैं वैसे, और तुम लोग हो कि मानते नहीं सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है। चलो कोई नहीं, जो भी कहते हो कोई ना कोई तो कहता ही है। चलो ऐसे देखो अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6। ये टावर की हाइट कितनी रखी है 19.6, और यहाँ से एक पत्थर को रिलीज किया। रिलीज का मतलब क्या हो गया u इज इक्वल टू 0। और जो भी कहानी आएगी अब नीचे लेंगे तो हाइट कितनी लेंगे नेगेटिव, ठीक है। इसके मतलब फ्री फॉल ही आना फिर। हाँ बेटा फ्री फॉल है, रिलीज का मतलब फ्री। कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड। तो बेटा हो गया ये क्वेश्चन v आपको निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, राइट। v आपको कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू u तो 0 हो जाएगा, अंडर रूट का माइनस 2g। h आपको 19.6 दे रखी है, ये 9.8, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट 19.6 का अंडर रूट माइनस में, राइट। तो v इज इक्वल टू देखो 92 इंटू 9.8 करेंगे कितना आएगा 19.6, 19.6 इंटू 19.6 करेंगे कितना आएगा 19.6 का स्क्वायर, तो रूट में स्क्वायर का एक बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। पर ये माइनस का है सर, ये माइनस क्यों आया, मैंने क्या बोला था कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो नेगेटिव की आएगी बेटा, इसका मतलब हमारा आंसर और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अपना नोट आउट आके आ जाना, कई बार टीचर अगर नंबर काट दे इस चीज पे नहीं काटेंगे वैसे, तो आप नोट डाल के आ जाना सर नेगेटिव साइन डज नॉट शो कि वेलोसिटी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन इज शोइंग डायरेक्शन कि आपकी वेलोसिटी नीचे, ठीक है। हाँ ये वेक्टर, ये तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, प्लस माइनस का फर्क तो पड़ेगा ही हैं। एक्स्ट्रा बोल के खुश हो गया तो सबको पता थी ये बात है। चलो अगला करो अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अच्छा ये हो गया। 15th क्वेश्चन करो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। इस बार ये कितना दे रखा है हैं 40 दे रखा है, कौन 10 वाला है 40 दे रखा है, 40 मीटर अपवर्ड फेंका गया है, तो यू कितना आ गया प्लस का आ गया। अगला क्या कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट का मतलब v कितना हो जाएगा 0, h आपसे पूछा है तो यार तो पिछला वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हो गया 80 मीटर, ये तो हो ही गया भाई, हो गया सवाल सबका। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, मैक्सिमम हाइट पूछा है, v 0 हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आ गया। u दे रखा है 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 ले लेता हूँ इंटू h, h आपसे पूछा था 2 10 20 20 2 जा 40 40 2 जा 80, तो 80 मीटर की हाइट आपके पास आएगी मैक्सिमम। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी में व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। सब कुछ इसमें पूछ लिया था, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। बेटा देखो ऊपर से जाके अगर नीचे आई होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, देखो ना हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और डिस्टेंस कितना हो गया 160। क्यों हुआ 160, 80 ऊपर गई है तो 80 नीचे भी आएगी। क्या डिस्टेंस प्लस माइनस होती है, नहीं, केवल क्या होती है डिस्टेंस प्लस। तो यहाँ पे 80 मीटर ऊपर गई होगी, 80 मीटर नीचे आई होगी, टोटल डिस्टेंस 160 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0, व्हाई बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। गिवन दे रखा है ये एवरेज डिस्टेंस। बेटा देखो कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, बहुत सिंपल। F इज इक्वल्स टू g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू 6.67 10 की पावर फिक्स है। मास ऑफ सन आपको दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, उसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3.5 10 की पावर 22 आ जाएगा। चेक कर लेना क्या आ रहा है आंसर, बता देना, वही आएगा जो उसमें आ रहा होगा ना किताब के पीछे, वही आएगा। यार इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं, कैलकुलेशन करने को दिखाते को बोलो तो कैलकुलेशन करके दिखा दो, करके दिखा दो भैया। ये लो भैया, मास ऑफ अर्थ कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना 6 × 10 की पावर 24 इंटू मास ऑफ मून 2 × 10 की पावर 30 अपॉन में। अरे बच्चे ने बोला है, बच्चे की बात मैंने मना करी आज तक कभी, फिर उसकी बात कैसे करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन बच्चे को।
यहाँ पे डालो 6.67 टू 10 की पावर -11। r कितना दे रखा है 1.5 10 की पावर 11, तो 1.5 इंटू 1.5 r स्क्वायर हो रहा है ना बेटा, इंटू 10 की पावर 11 का मतलब 10 की पावर 22। ठीक है, तो बेटा इज इक्वल्स टू, खुश हो गया ना तू? मैंने कैलकुलेशन करके दिखा, किसी को कोई दिक्कत? नालायक, ये कैलकुलेशन नहीं है। मैंने क्या बोला था पहले 10 की पावर सॉल्व करो, ये 22 प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 10 की पावर -33 हुए, और 30 और 24 कितने हो गए 54। तो 10 की पावर -33 टू 10 की पावर +54 किसका बड़ा है 54 का, तो कितना आ गया 10 की पावर 21। ठीक है, अब बाकी क्या बचा देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 21, ये बचा बेटा 1.5 से ये 4 बार जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, 4 2 जा 8 6 जा 48 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, और अपॉन 1.5 यानी कि 16 हो गया लगभग। अरे 10 की पावर 22 बना देखो, ये 48 आएगा। देखो ऐसे 2 4 जा 8 6 जा 48 अपॉन 1.5, ठीक है, अपॉन 1.5 का गोल हटाओगे 10 की पावर 22 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 15 3 जा 45 पॉइंट समथिंग, तो 3.5 समथिंग आ जाएगा। 48 है सर। अरे 15 3 जा 45 ये तो होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इतने नंबर नहीं कटेंगे तेरे 3.2 और 3.3, ठीक है। हाँ नारायण लड़के करके दिखा दो, सारे काम बोलता हो करके दिखा दो, फिर मैं ही बोलूँगा। अच्छा लगेगा कोई यहाँ पे सबके सामने करके दिखाएगा तो नहीं लगेगा ना, चुपचाप करा कर सारे काम, एक कैलकुलेशन चुपचाप में होती है। चलिए नेक्स्ट A stone is allowed to fall from the top of tower high and at the same time another stone is projected vertically upward with a velocity। यार तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है मैंने, शायद 20 मीटर और 4 सेकंड आता है इसका आंसर, तो आफ्टर 4 सेकंड हैं, ये तो मैंने बिल्कुल कराया था मोशन वाले चैप्टर में, दोबारा समझ लेते हैं। हाँ सॉरी समझ गई। चलो A stone is allowed to fall from a top of tower high एंड एट द सेम टाइम, अब देखो इसको फॉल किया राइट, और इसी टाइम पर एक दूसरे स्टोन को ऊपर फेंका गया राइट, ये कहानी है। लेट्स से कि ये डिस्टेंस है x, ऊपर से x डिस्टेंस की दूरी पर ये कहीं मिले होंगे, और इसकी पूरे की हाइट क्या है, पूरे की हाइट कितनी है बेटा 100 मीटर। क्या हो गया बोल क्यों नहीं रहे, 100 मीटर दे रखी है ना हाइट, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? क्वेश्चन तो है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो ये कितना आ गया 100 मीटर। अब मैंने मान के चला लेट एट x डिस्टेंस द स्टोन्स मीट, ये दोनों स्टोन कहाँ पे मिले बेटा x, तो ये वाली नीचे से डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी। पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं ऊपर वाले की, जब मैंने ऊपर से बॉल छोड़ी, ठीक है, इसके देखो पहले इक्वेशन लगा रहा हूँ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बॉल को ड्रॉप किया गया था, तो u क्या हो जाएगा 0, भाई पहले वाले केस के लिए u तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू ut तो कितना हो गया 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 ले लो, मैं कह रहा हूँ ले लो, इनटू 10 दिया है वैसे, तो मैंने कह दिया ले लो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5t स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले के लिए जब बॉडी को ऊपर फेंका गया, आऊं ओके बेटा वापस आते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आया है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब मैंने कहा 100 माइनस x वाले के लिए इक्वेशन लगाते हैं सेम यही राइट, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है, साइन कन्वेंशन नहीं यूज करें हम, गड़बड़ कर रहे हैं। देखो हम लोग कर रहे हैं, कोई से भी सॉल्व करेंगे आंसर गलत नहीं आएगा, पर मैंने क्या कहा है हर जगह पर हम लोग साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे गया है तो x हमारे पास क्या आएगा माइनस का आएगा, तो इसे आप माइनस लिखिए। x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगा, तो इसे आप माइनस हाफ at स्क्वायर, gt स्क्वायर बनता है ना बेटे, ऊपर नीचे वाला केस होता है, तो आप इसे लिखिए माइनस हाफ gt स्क्वायर राइट। हाँ आएगा x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, पर गड़बड़ नहीं करनी साइन कन्वेंशन, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है वो है ना, तो वहां पे फिर u 25 हो जाएगा। अभी कर लेते हैं, अब देखो नीचे से ऊपर फेंका है तो h तो पॉजिटिव ही लेंगे बेटा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 100 माइनस x, ये हो गया s इज इक्वल्स टू u दे रखा है इस बार,
यू कितना दे रखा है? 25। कैलकुलेट द फोर्स स्टोन, हाँ 25 दे रखा है, ut यानी कि 25t ऊपर फेंका है तो u पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिखा था माइनस हाफ 5t² gt स्क्वायर यानी कि 5t का स्क्वायर। 1/2 तो हटा दो। अच्छा आप भी ना बेटा माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 या 10 तो पूरा क्या बचेगा माइनस 5t। ये चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को इसमें भी? क्लियर है? अच्छा तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस x। t आ जाएगा 4। अब देखो ध्यान से x ये पर आप क्या डाल सकते हो 5t स्क्वायर, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 100 माइनस, सर सीधा वहाँ पे वो भी तो कर सकते हैं, क्या बेटा 5t² की जगह -x ले लेते हैं। 5t स्क्वायर की जगह माइनस x ले लेते हैं, तो वो हाँ ये भी ठीक है, कैसे ही कर लो। अब आपको इक्वेशन बनानी है, t 4 आएगा। देखो 5t स्क्वायर की जगह पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो ना, मैं भी वही कर रहा था बेटा, मैं एक्चुअली में क्या कर रहा था x की जगह पर 5t, हाँ वो बड़ा हो जाता है, ये आपने और अच्छा बता दिया। 5t स्क्वायर की जगह पर x डाल सकता हूँ बेटा, x इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t माइनस x, माइनस माइनस कट गया, सेम साइन है, जाके काट लेना, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4 सेकंड पर ये मिलेंगे, 4 सेकंड बाद ये स्टोन्स मिलेंगे आपस में एक दूसरे को, ये 4 सेकंड बाद होगा, और 4 सेकंड बाद डिस्टेंस कितनी होगी, किसी में वैल्यू डाल दो यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 5 × 4 का स्क्वायर, तो 80 मीटर। तो देखो x 80 मतलब ऊपर से नीचे 80 मीटर, तो ग्राउंड से कितना मीटर मिलेंगे 20 मीटर पर, भाई ऊपर से नीचे तो x इज इक्वल्स टू 80 मीटर आया, 80 मीटर मीटर हो रहेंगे तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा 100 माइनस 80, यही तो कहानी है, 100 माइनस x तो मिला है, तो कितना आ गया 20 मीटर। और कुछ पूछा था? कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट है अ बॉल इज थ्रोन अप रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। ये कहा है कि इसने एक बॉल को, अब ध्यान सुनो बेटा, ऊपर फेंका है, अब ध्यान सुनो इस चीज को, ऊपर फेंका है और थ्रोअर के पास यानी कि जिसने फेंकी है उसके पास वापस कितनी देर में आई है 6 सेकंड में। कहानी का मतलब क्या हुआ इस बात का, टोटल टाइम 6 सेकंड है। इस बात का क्या मतलब हुआ, टाइम ऑफ एसेंट कितना है 3 सेकंड, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया 3 सेकंड, यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, ये 3 सेकंड का है, ये 3 सेकंड का है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के पास वापस जो बॉल आई है, क्या देखा है मैं समझ तो गया था बेटा तेरे को, मैं समझ तो गया था कि सर आपने जो फिगर बनाई है ना, कैसे बनाऊं एरो लगा लेना, तुम्हें उसमें क्या दिक्कत हो रही थी मुझे ये बता दो फिर, हैं? वो तो अच्छा आज बच्ची भी नहीं आई है, हैं? ऐसी बातें बच्चियों के सामने तो गंदी लगती है ना, तुम तो सारे लौंडे लपाड़े हो थपेड़े मारने का मन करता है तुम्हारे, हैं? नालायक हो। अब मैं ऐसी बनाऊं, एरो लगा दूंगा मैं, क्या कैसे बनाऊं? दे रहा है? पतला हो गया बेटा, एरो लगा दूंगा सर, बता लगा रहा हूँ ना एरो लगाए, दिक्कत हो रही है समझाने में, इन्हें वो देखना है, कॉन्सेप्ट नहीं देख सकता, ऐसे गई और ऐसे आ गई, खुश? अब मत हंसो ज्यादा, बेकार मत थपड़े लगा लो मत। 3 सेकंड गई 3 सेकंड आई, कहानी तो यही थी भाई, 3 सेकंड में गई और 3 सेकंड, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, बनाऊंगा ऐसे यार, वो नहीं समझ में आएगा, अब समझो ना कहानी को, 3 सेकंड ये रहे और 3 सेकंड ये रहे, ठीक कॉन्सेप्ट बात, अब मत हंसना। देखो यहाँ पर इससे हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, वो बताओ जब इसे ऊपर फेंक दिया होगा, ठीक है, ये निकालना है ना मुझे, तो मैं पहले इस कंडीशन को उतार देता हूँ, यानी कि जब वो टॉप हाइट पे पहुंचा होगा। मेरे से पूछा है u कितना है, नहीं पता, ये तो पूछा है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो v कितना हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया होगा, तो क्या यहाँ से v निकाल सकते हो, 30 मीटर पर v is equals to u plus 80, v is equals to u plus 80, u v is equals to u minus gt, लेकिन ये क्या हो जाएगा u minus gt, राइट? g को 10 ले लेना, g को 10 ले लो, तो 0 is equals to u कितना आएगा निकालना है, माइनस 10 into 3, भाई 3 सेकंड के टाइम ही तो हुआ है, तो देखो 0 is equals to u minus 30, और u कितना आ गया प्लस 30 मीटर पर सेकंड। बेटा मैंने क्या बोला था, अगर साइन सही रखोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ऊपर फेंका u पॉजिटिव आ गया ना अपने आप ही, क्लियर है?
तो विद विच वेलोसिटी वाज थ्रोन अप कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अगला पूछा था मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, ये पूछा है मैक्सिमम हाइट। एच पूछा है, क्या कहानी है, v² u² प्लस 45 2gh, ये लगाया है। ये कितना हो गया मैक्सिमम हाइट पे -2 0, ये माइनस का हो जाएगा बेटा, शाबाश। और h पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर है, h पॉजिटिव रहेगा। ये 0, u का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट पूछा है, हाइट आ जाएगी 45। यहाँ से सॉल्व कर देना 900 इज इक्वल्स टू 20h और h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 45 मीटर। सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हारा मोशन अच्छा है तुम्हारा ग्रेविटेशन बहुत बढ़िया है, बोली थी ये बात, इसीलिए बोली थी। अच्छा आगे देखिए अगला, द इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अब बताओ 4 सेकंड बाद कैसे निकालोगे। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि 4 सेकंड बाद यहाँ से टोटल टाइम लेते हैं 4 सेकंड और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, इसके छोड़ो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 4 सेकंड का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आया होगा। हां भाई। और ये डिस्टेंस रही होगी 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी रही होगी 1 मीटर रही होगी। और इस 1 मीटर 1 सेकंड ये डिस्टेंस रही होगी 1 सेकंड के लिए। मैंने 1 मीटर बोला, वो भी 1 मीटर बोला। मैं गलत बोलूंगा तुम भी गलत बोलोगे, ऐसा थोड़ी होता है। सही बोलना चाहिए ना। मैं तो गलती करूंगा फिर भी गलती नहीं मानूंगा क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं तो कह दूंगा मैं यही बोल रहा था, ये काट दूंगा अगर कहेगा। तू तो गलत बोल रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। जहाँ मेरी गलती हो हमें गलती नहीं मानना। चलो इधर देखो, मान लेते हैं। अभी माइंड नहीं, इसने कहा था सर ये डाल दो यहाँ पे वाली वैल्यू, बच्चे की बात सुने। चलो s इज इक्वल्स टू ut नीचे आ रही है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस क्या आएगी, नीचे आ रही है तो h नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस h। अब देखो u कितना हो जाएगा, टॉप हाइट से रिलीज हुई होगी ना फ्री फॉल पे, तो u तो 0 हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो ना कहानी। 1 सेकंड के लिए निकाल दो, कहानी खत्म। 4 सेकंड बाद आ जाएगा तो माइनस h इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ इंटू 10 t का स्क्वायर। 2 5 या 10, t कितना है 1 सेकंड बेटा। 1 सेकंड के निकाली, 4 सेकंड का वही मैं कह रहा हूँ, गलती मत करना, वही गलती कर रहा है। ये मैं 1 सेकंड के निकाल रहा हूँ तो माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू 5, हाफ से तो गया सॉरी, 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया 5, ये गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। तो लास्ट सेकंड या 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, देखो 40 तो ये करी, अगर डिस्टेंस पूछ लेगा तो 40 और 5 45 मीटर कवर। 40 थी ना हाइट, कितनी है 45 हाइट है सॉरी, 45 मीटर ये थी और 5 ही 50 मीटर। लेकिन जमीन से वो कितना ऊपर है ये पूछा है उससे, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो बेटा जमीन से तो 40 मीटर ऊपर हुआ ना, क्योंकि 45 में ये पूरा था। तो यहाँ पे हमें इसने सीधा पोजीशन, हाँ इसने पोजीशन पूछा है तो आप ये लिखना कि 5 मीटर फ्रॉम टॉप और 40 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, दोनों लिख के आ जाना। नंबर क्यों कटवा रहे हो, एग्जामिनर को मौका ही मत दो ना कि वो आपके नंबर काट दे। तो आप लिखोगे 5 मीटर फ्रॉम टॉप एंड 40 मीटर। 40 मीटर समझ में आ गया कैसे, पूरा 45 था, 5 नीचे आया तो ये कितना बचा 40 मीटर। क्लियर है कहानी। एंड हो गया इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, हो गया ना 4 सेकंड क्या है इसकी पोजीशन। नेक्स्ट है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड एक्ट। बायंट फोर्स कहां लगती है, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, ड्यू टू बायंट फोर्स। दोनों चीजें लिखोगे, एक तो प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए वो उसमें डूबेगी नहीं, और दूसरा उसके नीचे से बायंट फोर्स करेगी जो कि उसको ऊपर, दोनों आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सब्सटेंस इज इतना, इफ द डेंसिटी इज इतना, विल द सब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से कम होगी तो वो तैरेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 20, ये कितना 2.5। देखो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीक्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है वाटर की, और केजी में लिखेंगे तो
1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है वाटर की डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की वाटर की डेंसिटी है। इस सब्सटेंस की डेंसिटी, इसका मास 50, वॉल्यूम 20 का है, 2.5 आया होगा। तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए ये डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट float or sink if the density of water is 1 gram, what is the mass of the water displaced by the, ये भी कोई दिक्कत नहीं, पहले ही फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो 500 ग्राम का है और 350 है, भाई डेंसिटी कितनी आ गई 1 पॉइंट समथिंग, पर वाटर से तो ज़्यादा ही है, इसलिए डूब जाएगी। सॉल्व कर देना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मैंने क्या बोला था, जो उसका मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा किसके इक्वल होगा, उसके वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना आया भाई, मास कितना दे रखा है इसका 500 ग्राम हो गया ना, 1.4, तो बेसिकली वॉल्यूम वही आ गया, यही आ जाएगा 350 आ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, यही तो बताना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम, बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वो उसके वेट के इक्वल ही तो होता है, यही तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम, ये वही से बस, ठीक है। ये कहानी होती है आपके पास इसकी, ठीक है। अब तुम्हें मैं जो है एक लिफ्ट वाले केस बता देता हूँ जिसमें मैं आपको ट्रू वेट और अपरेंट वेट की कहानी बताता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे है कुछ भी नहीं, यहाँ पर है कुछ भी नहीं, बस एक चीज सुन लेना जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास लिफ्ट है, दो केस समझाऊंगा बस बेटा, 5 मिनट की बात है। ये लिफ्ट है, आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। ये जो फोर्स है लेकिन सिर्फ सिंपल फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स होता है जो कि एम ए के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर एक आदमी है जो कि किसके अंदर है, लिफ्ट है, छोटी है, चलो नहीं है। यहाँ पर एक भानु भाई है जो कि हमारे लिफ्ट के अंदर बैठे हैं। अब कुछ नहीं कर रहे इस बार लिफ्ट के अंदर से, ठीक है। तो ये प्रेशर वाला खेल नहीं है, इस बार लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब देखो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सुन तो ले, लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है, लेकिन इसका जो वेट लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो वेट तो नीचे लग रहा है, नीचे का मतलब साइन कहाँ आएगा, माइनस है। तो आप लिखोगे F माइनस mg इज इक्वल्स टू m, भाई नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m होता है लिफ्ट के अंदर। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो इसका वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, ये तो mg होगा, mg तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए मैंने एक प्लस ले लिया, तो F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma हो गया। तो F इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ma प्लस mg, राइट, समझ में आ रहा है। तो F इज इक्वल्स टू m टाइम्स g प्लस a। अब देख इसका ट्रू वेट था mg, लेकिन जो नया वेट आया होगा वो mg प्लस a, यानी कि जब भी लिफ्ट के अंदर आप बैठे होते हो और लिफ्ट ऊपर आती है तो आपका ये वेट अपरेंट वेट है, ट्रू वेट नहीं है, ये अपरेंट वेट है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रू वेट। वेइंग मशीन को लिफ्ट में, हाँ कल करके देख लेना, या एक दिन चलेंगे आराम से, लिफ्ट को लिफ्ट के अंदर जाएंगे और वेइंग मशीन के अंदर रख देंगे। जब लिफ्ट ऊपर आ रही होगी हमारा वेट हमें क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ। क्यों, क्योंकि F जो आ रहा है कि वेट ही तो है, F क्या है, वेट है mg प्लस a। तो देखो mg तो है उसमें प्लस ma होता है। सर मैजिक करेंगे सर, लोगों को बोलेंगे देखो मैं वेट नाप के देखो, मैजिक बेटा किसी लड़की से मत कर लियो मैजिक जो वेट लॉस पे बैठी हुई है, पढ़ देगी। क्योंकि 4 साल से काम कर रही हूँ 60 किलो करने के, तू 65 दिखा रहा है, ये तो बढ़ेगा ही बेटा। कहीं ऊपर जाते हैं कहते मैडम आपका वेट तो 65 हो गया, वेट तो वैसे ही ज्यादा ही है ना। अगर उन मैडम को खुश करना है तो कम नापेगा उनका वेट, क्या होगा देखें, देखो देखो आपकी बार लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो इस बार जो मैंने क्या बोला, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ये नीचे, तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो इस बार क्या होगा, F
माइनस mg इज इक्वल्स टू माइनस का ma हो जाएगा बेटा, तो F इज इक्वल्स टू mg माइनस ma हो जाएगा, राइट। तो ये F हो जाएगा, m कॉमन ले लो, g माइनस है, यानी कि जो आपके पास नेट वेट आएगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देवी जी का वेट नीचे जाते वक्त आप नापेंगे तो देवी जी खुश हो जाएंगी। और अगर हैं ट्रू वेट तो वैसे ही उसका ज्यादा ही होगा 60 से। अब ये बात तो बिल्कुल सही बोली है सर, उसका ट्रू वेट तो उसे पता ही नहीं है क्योंकि उसने बायोन फोर्स कंसीडर नहीं कर रखा। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो आपकी कैलिब्रेशंस होती हैं किसको नापने के लिए यूज होती हैं, मास, ठीक है, ये बात ना भूलें। खैर लिफ्ट की कहानी समझ में आ गई, क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है, वन शॉट रहता है, एक दिन दे देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। खड़े हो।